नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास का यूनिट और मेजरमेंट का आज सेकंड क्लास है इसकी। ठीक है, चैप्टर सेकंड की सेकंड क्लास है। देखिए बच्चों, आज जो हमको बेसिक इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है तो वो किसके बारे में पढ़ना है कि अब हमने क्या करा था कि दुनिया में जैसे जैसे यहाँ पर साइंस का विकास हो रहा था तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमने अलग अलग यूनिट बनाई। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हर देश के साथ में, हर जगह के साथ में इस यूनिट को अलग अलग बनाया गया। अब अलग अलग बनाया गया, इसका मीनिंग समझिएगा कि सबसे पहले जैसे इंडिया में अगर हम चीजों की बात करते हैं तो इंडिया में हम चीजों की बात करते हैं तो इंडिया में चीजों को जनरली हाथ की लंबाई से नापा गया। हाथ की लंबाई से कि इस तरीके से जब हाथ फैलाया गया तो बोले यहां से यहां तक, इसको बोल दिया एक हाथ। अब एक हाथ इस तरीके से बोल दिया और हम चीजों को ऐसे नापने लगे। आज भी ऐसे ही होता है, जो हम जनरली मार्केट में जो धोती खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 5 हाथ की धोती दे दीजिए। तो हमने क्या हुआ कि उस लेंथ को नापने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करा। लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिट नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी के हाथ हो सकते थे लंबे हैं, किसी के हाथ छोटे हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन जनरली हमने इस तरीके से शुरुआत करी। फिर जमीन को नापने के लिए, तो जमीन को नापने के लिए जब हमने इंडिया में ही देखा तो इंडिया में हमने देखा तो कहीं पर एकड़ का यूज होता है, कहीं पर बीघा का यूज होता है, कहीं पर बरले का यूज होता है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एकड़ का यूज होता है। ठीक है, यहीं पर गुजरात बिहार की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर बीघा का यूज होता है। वहीं पंजाब में जाते हैं तो बिरला का यूज होता है। लेकिन यहां पर जब हम इन तीनों चीजों को, और यहां पर जाकर हमने जब पंजाब वाले व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास कितने एकड़ जमीन है तो वो इवन इसको भी नहीं बता पाया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि एक ही देश में, हमारे एक ही भारत देश में अलग अलग जगह पे हम लोग खेत को नापने के लिए अलग अलग यूनिट चलाते थे। अब अलग अलग यूनिट चलाते थे तो हम जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग या खरीदने बेचने की बात चली तो हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होने लगी। साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो जनरली बच्चों क्या देखने को मिलता है कि जैसे अब क्या हुआ कि यहां की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो अभी पेट्रोल का भाव है वो 80 रुपए लीटर है। ठीक है, यानी मुझे 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 80 रुपए देना पड़ते हैं। अब वहीं पर क्या हुआ कि जब मेरे दोस्त के साथ में, मेरा एक दोस्त जो विदेश से आया, अमेरिका से आया, अब यहां पर मैं उससे बोल रहा हूं कि भैया जो पेट्रोल का दाम है वो 80 रुपए लीटर है, हमारे यहाँ तो सस्ता है। अब लेकिन वो बोलता नहीं, सस्ता तो हमारे यहाँ है। मैंने पूछा भैया कितना सस्ता है, तो वो बोलता है कि मेरे यहाँ जो, मतलब अमेरिका में जो पेट्रोल का दाम है वो है $6 प्रति बैरल। अब $6 पर बैरल। अब यहां पर मैं कंफ्यूज, साथ में वो भी कंफ्यूज, किसका पेट्रोल सस्ता है, मेरे या यानी भारत में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है या अमेरिका में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो ये दोनों यूनिट क्या थी, ना तो मैं उस यूनिट को समझ सकता था, ना उसकी भाषा को समझ पा रहा था, ना वो मेरी यूनिट को समझ पा रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब हम पता लगाने गए कि पेट्रोल कहां पर सस्ता मिल रहा है, अमेरिका में पेट्रोल सस्ता है या भारत में पेट्रोल सस्ता है। तो हमको यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होने लगी। साथ ही साथ में ये यूनिट एक स्पेशल यूनिट की हमको फिर रिक्वायरमेंट होने लगी। साथ ही साथ में सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा वो इंटरनेशनल एविएशन। अब इंटरनेशनल एविएशन का मतलब क्या है कि जब हमने ये समझा कि जब एरोप्लेन स्टार्ट हो गए, मतलब एरोप्लेन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किया, तो क्या हुआ कि वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि एरोप्लेन जितना हवा में उड़ता है साथ ही साथ में उसको है ना जमीन से भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अब जमीन से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जैसे कि एक जो था, मतलब एक एरोप्लेन किसी एक शहर से आया, तो एक शहर का जहां पर उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जहां के बेस एयरपोर्ट से जहां पर जिसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, तुम्हारी स्पीड जो है वो 300 माइल पर आवर कर लो। ठीक है, 300 माइल पर आवर अपनी स्पीड रखो। ठीक है, उसने 300 माइल पर आवर स्पीड रखी। अब फिर उसके बाद वो एक शहर से दूसरे शहर गया। अब जैसे ही वो एक शहर से दूसरे शहर गया तब वहां पर फिर से एयरपोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिले कि अब आप अपनी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर कर लो। अब 400 किलोमीटर पर आवर, तो वो कंफ्यूज हो गया।
कि यार 300 माइल पर आवर बढ़ा है या 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है। तो हमको पता चला कि वो 400 माइल जो है, 400 माइल पर आवर जो है, 300 माइल पर आवर जो मैंने बताया था वो बड़ी यूनिट है और 400 किलोमीटर पर आवर छोटी यूनिट है। इसका मतलब उसको इंस्ट्रक्शन ये दिए गए थे कि जब वो एक शहर से दूसरे शहर में, तो उसको स्पीड कम करने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन उसके मन में तो क्या था, तो उसके मन में यूनिट थे, उनके मन में डिजिट क्या थे कि 300 से 400 बड़ा होता है, तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो इसी तरीके से भारत में भी क्या हुआ था, कोलकाता में सन 2013 में एक एक्सीडेंट हुआ था इसी तरीके से। अब एक एक्सीडेंट, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बारे में जब जांच की गई तो बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगा कि जो उसका पायलट था, वो पायलट इंडिया के एयरपोर्ट के इंस्ट्रक्शन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो अब कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पर किस सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो कुल मिला के हम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, हम लोगों के सामने एक जनरल टर्म ये चालू हुई कि हम लोगों को अब एक यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। यानी हम सभी देशों ने मिलकर, हम सभी मानव जाति ने मिलकर क्या सोचा कि यार हमको कहीं ना कहीं सिर्फ एक यूनिट ऐसी पता होना चाहिए जो मैं भी समझूं, अमेरिका में भी समझ में आए, पाकिस्तान में भी समझ में आए, ताकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन को समझना और इस तरीके के जो आपस में एक दूसरे के जो लेन देन हो सके वो आसानी से हो सके और हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर उस एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट के हम लोगों को क्या एक डिमांड पड़ी, एक रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अब क्या हुआ, सन 1971 में, ठीक है, सन 1971 में जेनेवा में ढेर सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और सारे देशों के अलग अलग साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपस में मिलकर एक मत के ऊपर, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए बेसिकली वहां पर वो इकट्ठे हुए थे। कब? 1971 में जेनेवा में। अब एक्चुअली क्या हुआ कि सब इकट्ठे हुए, तब उन्होंने सोचा कि चलो हम नई यूनिट बनाएं। तो कुछ साइंटिस्टों ने बोला यार नई यूनिट बनाने की बजाय पहले से जो यूनिट चल रही है उन यूनिट के बारे में हम पड़ताल करते हैं, उन सारी यूनिट को हम इकट्ठा करते हैं और उनमें से जो यूनिट सबसे बेहतर होगी, सबसे अच्छी होगी, उसे ही हम हमारी इंटरनेशनल यूनिट मान लेंगे जो पूरी दुनिया में चले। तो ये एक मत हुआ। तो अब यहां पर हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे मतलब जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी ढेर सारी यूनिट थी, लेकिन स्पेशली जो यूनिट, जो 3 तरीके के स्पेशल स्टैंडर्ड यूनिट थी जो बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी, ठीक है, उन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, स्टडी करी और इन तीनों में से ही किसी एक को स्टैंडर्ड यूनिट माना हमने। तो आज की क्लास में जो है बच्चों वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की, कितने तरीके की हमारे पास यूनिट होती है, कितने तरीके सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, यानी उन यूनिट को नापने के कितने तरीके हैं जो अलग अलग देशों ने विकसित करे थे। ठीक है, तो चलिए, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो है हमारे पास में है वो सीजीएस यूनिट। अब देखिए सीजीएस यूनिट का बेसिक मतलब समझिएगा कि सबसे पहले बात तो हमारे पास 3 चीजें, जो बेसिक हमारे पास 3 चीजें थी, वो थी कौन सी? लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करने के लिए लेंथ का, ठीक है। फिर मास, कोई पार्टिकल मेरे हाथ को कितना दबाता है, ठीक है, एक उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नापना चाहते थे, और एक टाइम को। अब जैसे इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को नापना चाहते थे तो हमने क्या देखा, सीजीएस यूनिट का मतलब, तो सीजीएस यूनिट जो बेसिकली यूज होती थी बच्चों, वो फ्रांस में बहुत ज्यादा यूज होती थी। ठीक है, मतलब फ्रांस में बहुत ज्यादा, क्या मतलब फ्रांस ने ही इस यूनिट को इजाद किया था, इस यूनिट को बनाया था। तो अब यहां पर हमने क्या देखा कि फ्रांस ने इस यूनिट को बनाया था, तो उन्होंने लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूनिट बनी अपनी? सेंटीमीटर बनी, कि जब भी वो लेंथ को मेजर करेंगे तो वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। फिर उसके बाद मास को मेजर करेंगे तो वो एक्चुअली ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से सबके पहले पहले वर्ड ले लिए, ठीक है, और इस यूनिट का नाम इस तरीके से पड़ा सीजीएस सिस्टम या सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो इन दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, in this system length measured by centimeter, mass is measured by gram and time is measured by second.
दिस सिस्टम इज अ मैट्रिक सिस्टम। अब यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम क्या है ये बहुत जरूरी है बच्चों, तो ये थोड़े से आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको मैट्रिक और नॉन मैट्रिक में दोनों के बीच में डिफरेंस करके बताऊंगा, तब आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगी। तो साइंटिस्ट जो जहां पर इकट्ठे हुए थे तो सबसे पहले उनके सामने ये यूनिट आई, ठीक है। अब ये यूनिट आई तो उन्होंने इसके बीच में इसकी कुछ खामियां या कुछ खासियतें निकाली। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या थी, तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि ये मैट्रिक सिस्टम था, ठीक है। ये इसका एक प्लस पॉइंट था। लेकिन इसकी नेगेटिविटी या इसका डीमेरिट्स क्या रह गया, तो इसका डीमेरिट्स ये रह गया कि ये जो यूनिट्स थी ये बहुत ही छोटी यूनिट थी। छोटी यूनिट थी मतलब बहुत ही स्मॉल यूनिट्स थी। अब स्मॉल यूनिट्स थी तो जैसे जनरली हम जब ट्रेड होता है तो जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग कहां पर जाएं, मार्केट में जाएं, और मार्केट में जाकर इवन जो फिजिकली हम लोग जो खरीदते हैं, जो सबसे बेसिक चीज होती है हमारा खाना, उस खाने को अगर हम ग्राम में अगर खरीदने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि वो यूनिट क्या हो जाती, हमें बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा नंबर बोलना पड़ेगा। हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि 5000 ग्राम शक्कर दे दो। अब 5000 ग्राम शक्कर दे दो तो इस तरीके से क्या होगा, तो ये यूनिट क्या था कि हमारे फिजिकली ये स्टैंडर्ड तरीके से जो हमारे आपस में स्टैंडर्ड जो डेली का ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग में ही ये यूनिट क्या हो गई, बहुत छोटी पड़ गई, ठीक है। इसी तरीके से सेंटीमीटर जो चीज थी वो भी कैसी थी, बहुत छोटी यूनिट पड़ गई। तो लेंथ को मेजर करने की भी यूनिट छोटी थी। तो इसका डीमेरिट्स क्या हुआ, तो इस यूनिट का डीमेरिट्स ये हुआ कि ये जो था वो बहुत छोटा सिस्टम था। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या था कि दिस इज अ मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है मैंने आपको लोगों को बोला है कि आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला सिस्टम देखते हैं। तो अगला सिस्टम जो है वो FPS सिस्टम हमें पता चला। अब FPS सिस्टम देखिए, तो दिस सिस्टम इज आल्सो नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम, यानी ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड ने विकसित किया था। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि इंग्लैंड ने हमारे भारत के ऊपर काफी समय राज किया। तो बहुत सारी जगहों पर हमें क्या होता है कि हम आज भी इन यूनिट को हम पढ़ते हैं, इस यूनिट को आज भी क्या होता है कि काम में लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर्ड बाय फुट, मास मेजर्ड बाय पाउंड एंड टाइम मेजर्ड बाय सेकेंड, यानी लेंथ को मेजर करने के लिए हम फुट का यूज करेंगे, मास को मेजर करने के लिए हम पाउंड का वर्ड का यूज करेंगे, और टाइम को यूज करने के लिए हम सेकेंड का यूज करेंगे। खैर हालांकि आजकल जो है हमारा मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो केजी में करते हैं, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी जिसका हम पाउंड में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे, जब हम केक लेने जाते हैं, ठीक है, किसी का बर्थडे वाला जो केक होता है तो वो एक्चुअली हमसे पूछता है 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, तो वहां पर यूज करें। साथ ही साथ में क्या होता है, जब हम हमारे जिमिंग के जो सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो जिमिंग के सामान से यानी जो डंबल्स वगैरह होते हैं, जब उन्हें हम खरीदते हैं तो वहां पर भी पाउंड वर्ड यूज होता है। तो आज भी क्या है कि हालांकि वो हमारे ऊपर राज करके गए थे, ठीक है, आप तो चले गए, लेकिन फिर भी क्या है कि उनकी यूनिट हमें बहुत जगह देखने को मिलती है, या पुराने लोग आज भी उनकी यूनिट को मानते हैं या उसमें काम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें ढल चुके थे, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये मेन चीज अब इसकी समझिए। अब इसका प्लस पॉइंट क्या था, तो इस यूनिट का प्लस पॉइंट ये था कि ये आसानी से एक व्यक्ति समझ सकता था इस यूनिट को। अब इस यूनिट को आसानी से समझ सकता था मतलब क्या था कि जैसे अगर मार्केट में गए तो भाई सीधे से 1 पाउंड सब्जी, 2 पाउंड सब्जी, 3 पाउंड सब्जी, 4 पाउंड का केक, 6 पाउंड का केक, इससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आता था। मतलब इजी था, ये इजी था एक दूसरे को समझाने में, आपस में डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है ये बहुत आराम से हम इस यूनिट का यूज कर सकते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डीमेरिट था वो क्या था कि दिस इज नॉन मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इसका प्लस पॉइंट ये था कि ये बेसिकली एक अच्छी यूनिट थी। अच्छी यूनिट का मतलब यहां पर हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा छोटी यूनिट नहीं थी और बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी। ये एक सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति इस यूनिट को समझ सकता था। बट सबसे बड़ा यहां पर डीमेरिट्स क्या गया, तो सबसे बड़ा डीमेरिट ये गया कि ये थी नॉन मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, तो यहां पर एक चीज समझिएगा, तो वही सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने उठाया और इस सिस्टम का नाम क्या रखा, FPS सिस्टम, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है हमारे पास, दैट यूनिट इज MKS सिस्टम। अब MKS सिस्टम यानी इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, मास is measured by kilogram and time is measured by second. This system is metric system.
अब यहां पर हम देखेंगे तो लेंथ को हम मेजर किससे करते हैं, तो लेंथ को जनरली मीटर से मेजर करते हैं, मास को हम केजी से मेजर करते हैं या किलोग्राम से मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी यूनिट लगी। इसमें जो पहले दो यूनिट में कुछ खासियतें थी, तो कुछ कमियां थी, तो ये यूनिट में सारी कमियां खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई कि ये यूनिट एक साधारण तौर पर बहुत छोटी यूनिट नहीं थी या बहुत बड़ी यूनिट नहीं थी। हर एक व्यक्ति को इस यूनिट के हिसाब से अगर ट्रेडिंग सिखाई जाए तो वो आसानी से सीख सकता था, इसको समझ सकता था। और साथ ही साथ में इसका प्लस पॉइंट क्या रहा, तो इस यूनिट का प्लस पॉइंट रहा दिस इज अ मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझ में आने लगी। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। तो जब क्या हुआ कि ये साइंटिस्ट जब 1971 में जो इकट्ठे हुए थे 1971 में, तो उन्होंने इन 3 यूनिट के बारे में सोचा, और उन 3 यूनिट में से सबसे अच्छी जो उनको यूनिट लगी, वो यूनिट कौन सी लगी, वो है MKS यूनिट, सबसे अच्छी यूनिट लगी। तो उसने MKS यूनिट को ही क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसी यूनिट को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मान लेते हैं, यानी सारे देशों का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मान लेते हैं। लेकिन इन यूनिट में भी कुछ कमियां थी, MKS में भी कुछ कमियां थी। तो उस कमियों को दूर करके, मतलब ये सारी चीजें ये तो ली, लेंथ को हम मीटर से मेजर कर रहे हैं, मास को केजी से मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, यानी MKS में जो यूनिट पहले से बनी थी उन्हें तो मान्यता प्राप्त की ही, उनको तो माना ही गया। लेकिन साथ ही साथ में जो यूनिट नहीं बनी थी, जैसे उस समय तक MKS करंट को नहीं नाप पाता था, तो करंट के लिए जो एम्पियर यूनिट बनी वो SI सिस्टम ने दी, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या बाद में इसमें अलग से जोड़ी गई। तो इस तरीके से हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट को मेजर करने का एक सिस्टम पता चला। ठीक है, उसका एक मात्रक पता चला, एक मेजरमेंट हम लोगों को स्टार्टिंग मेजरमेंट पता चला, और जो हमारे पास एक नया जो पिटारा हमको मिला इन यूनिट्स और यूनिट्स के मेजरमेंट का, तो इसलिए हमने उस सिस्टम को नया नाम दिया, और दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या SI यूनिट। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या SI सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम मैट्रिक और नॉन मैट्रिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझना। तो मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, द यूनिट विच इज नेक्स्ट हायर और लोअर ब्रॉट बाय द मल्टीपल और डिवीजन बाय 10। अब इसका मतलब समझिएगा कि एक्चुअली क्या है, मैट्रिक सिस्टम को एक जस्ट बड़ी यूनिट या एक जस्ट छोटी यूनिट में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको 10 टू द पावर का रिक्वायरमेंट थी। मतलब कैसे, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं आप लोग। जैसे हमारे पास एक यूनिट थी ग्राम, जैसे एक चीज थी हमारे पास 1 ग्राम, इससे जस्ट मुझे बड़ी जाना है, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं या 10 टू द पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो इसी चीज को अब मैं क्या बोलने लग जाऊंगा, तो इसी चीज को मैं बोलने लग जाऊंगा डेकाग्राम। ठीक है, डेक्टो लिख दिया मैंने गलती से, वो एक्चुअली डेकाग्राम। ठीक है, तो वही यूनिट क्या हो जाएगी, डेकाग्राम। इससे और आगे गया मैं, जैसे 10 टू द पावर 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको 10 टू द पावर 2 कर दिया, तो यही वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्टोग्राम। ठीक है, यहां पर और आगे गया मैं, जैसे 10 टू द पावर 3 कर दिया, तो इसी को मैं आगे क्या लगा दूंगा, किलो, यानी ये हो जाएगी किलोग्राम। अब इसी तरीके से इसके जस्ट और मैं पीछे गया, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -1 अगर मैंने पावर करी, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर, डेसीग्राम। ठीक है, इससे और छोटा अगर मैं 10 टू द पावर -2 पे गया, तो वो हो जाएगा सेंटी या सेंटीग्राम। फिर उससे और छोटा अगर गया तो वो हो जाएगा मिलीग्राम। तो इस तरीके से मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको जस्ट आगे या जस्ट पीछे जाने के लिए कोई स्पेशल कोई नंबर याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ 10 का हम मल्टीप्लिकेशन करो या 10 का डिवीजन करो, और हम इस तरीके से इसकी हायर यूनिट में और इसकी लोअर यूनिट्स में हम आसानी से इंटरफेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मैट्रिक सिस्टम, इसका मतलब बहुत, इसमें सारे हमको क्या करना पड़ते थे, नंबर याद रखना पड़ते थे। ठीक है, जैसे कि पहले के समय चलता था, जैसे 8 रत्ती। ठीक है, तो 8 रत्ती बराबर होता था 1 माशा। ये पहले के जब हमारे भारत में चलते थे। ठीक है, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 4 माशा बराबर होता था,
तो 4 माशा बराबर होता था 1 तोला, ठीक है, 4 माशा बराबर 1 तोला, और 5 तोला बराबर, तो 5 तोला बराबर होता था 1 छटाक, 5 तोला बराबर 1 छटाक, 4 छटाक बराबर होता था, तो 4 छटाक बराबर होता था 1 पाव, और फिर यहीं पर हम देखेंगे कि 4 पाव बराबर होता था 1 सेर, ठीक है, और फिर 40 सेर बराबर होता था, ठीक है, 40 सेर बराबर होता था 1 मन। फिर उसके बाद हम देखते थे, यहीं पर मैं नीचे लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा, 100 सेर बराबर होता था 1 क्विंटल। अब ये है नॉन मैट्रिक सिस्टम। अब ये है नॉन मैट्रिक सिस्टम जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर दे के गए थे, वो नॉन मैट्रिक सिस्टम था। ये पुराने समय में हम लोग याद रखते थे, हम लोग पुराने समय में ये चीजें याद रखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा समझिए कि हम लोगों को जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है तो इन नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। अब इन नंबर्स को याद रखना पड़ेगा तो देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसको याद रखना थोड़ा सा टफ होता था, जिसको समझना टफ होता था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में या इस तरीके से जब हम एक दूसरे को समझाने की बात करते थे, याद रखने का कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने क्रिएट होता था, भूल जाने वाली एक समस्याएं जनरेट होती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि नॉन मैट्रिक सिस्टम, लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो भारत में क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं, ठीक है, वो आज भी इन यूनिट को उनको याद रहती है, ठीक है, जैसे मुझे याद है ठीक है। तो इस तरीके से तो ये मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम आप लोगों को समझ में आया। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, तो मैट्रिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 10 टू दी पावर या 10 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आप अपर या लोअर तरफ, अपर यूनिट या लोअर यूनिट तरफ जा सकते हो। लेकिन नॉन मैट्रिक सिस्टम में आपको वो नंबर्स याद रखना पड़ेंगे और दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस, ओके। तो मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया था। तो CGS इज अ मैट्रिक सिस्टम, MKS is a metric system, but FPS is a non-metric system, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये एक मीटिंग बैठी जिनेवा में, कब, ये 1971 में, ठीक है। 1971 में एक इनके बीच में क्या हुआ, ढेर सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक जनरल कॉन्फ्रेंस करी, जिसका नाम रखा था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या था, एक फ्रेंच वर्ड था जिसका नाम था ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। तो इसी के पहले वर्ड का यूज करा गया, मतलब S और I, और यहां से ही हमने नाम यूज करा SI सिस्टम। तो तभी से इस यूनिट का नाम क्या चलते गया, SI सिस्टम, यानी हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको इंटरनेशनल द्वारा मान्यता या सभी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। उस सिस्टम का नाम हमने क्या रखा, SI सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से इस सिस्टम का नाम SI सिस्टम रखा। अब इस SI सिस्टम में एक्चुअली क्या था कि अभी तक की जो हम यूनिट देखते हैं उसमें 3 के ही बारे में बात करते थे, लेंथ के बारे में बात करते थे, मास के बारे में बात करते थे, टाइम के बारे में बात करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में समझा, उस क्वांटिटीज के साथ में हमने ये और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी भी यूनिट हमने समझा। चलिए देखते हैं अब। तो क्या मान्यता प्राप्त हुई कि लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको शो करने का सिंबल जो बनाया गया है, लेंथ का सिंबल कैपिटल L बनाया गया, उसका यूनिट रखा गया मीटर, और मीटर को शो करने का तरीका है स्मॉल m। अब ये चीज यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कि लेंथ को शो करने का तरीका है L, यानी कैपिटल L जब कहीं पर यूज हो रहा होगा तो जनरली हम उसका मीनिंग क्या समझेंगे कि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3 मीटर, अब 3 मीटर, तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट, यानी ये एक लेंथ एक इतनी बड़ी है जो 3 मीटर के इक्वल है। तो यहां पर ये बात समझने वाली है। फिर सेकंड हम देखेंगे मास। तो मास का जो सिंबल बनाया गया
उसको शो करने का वो कैपिटल M बनाया गया, उसकी यूनिट क्या बनाई गई, किलोग्राम, और सिंबल है उसका केजी। फिर इसी तरीके से टाइम के लिए कैपिटल T यूज किया गया, उसकी यूनिट बनाई गई सेकेंड, ठीक है, सिंबल S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम इसके आगे बढ़े तो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होने लगी। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, तो वो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होने लगी क्योंकि हमारे पास सिंबल अलग था और उसकी यूनिट अलग थी, ठीक है, समझ पा रहे हो, सिंबल अलग, उसकी यूनिट अलग। अब जैसे टाइम की हमने यूनिट क्या बना दी थी, टाइम का जो सिंबल था वो T बना दिया था, लेकिन टेम्परेचर का यूनिट भी तो T बन सकता था। अब टेम्परेचर का भी T बन सकता था। फिर इसी तरीके से हम देखें कि मास का जो सिंबल है वो M यूज करा, लेकिन यूनिट में वो स्मॉल m है। तो इनके बीच में इस तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन सीधी सी बात है, हमने इन सारे सिस्टम को MKS से लिया था, तब तक ये तीनों यूनिट अच्छी तरीके से विकसित हो चुकी थी, लोग इसके बारे में काफी अच्छे से जानते थे, समझते थे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है, उन सारे साइंटिस्टों ने बोला कि जो ये 3 यूनिट का विकास जैसा हुआ है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है उसको ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन बाद के जो यूनिट उनने जो एसआई सिस्टम ने बने, उन्होंने क्या माना कि बोले उसके सिंबल और साथ ही साथ में यूनिट के सिंबल भी हम एक जैसे ही रखें, ताकि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इसलिए आगे 4th यूनिट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक जो करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो ए बनाया गया, साथ ही साथ में उसका यूनिट जो है वो उसकी एम्पियर है और सिंबल भी ए बनाया गया, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर को हम केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल के है और यूनिट भी उसकी के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, मोल पूरा उसकी यूनिट जो होती है मोल, लेकिन उसका सिंबल जो होता है MOLE हटा देते हैं हम लोग। फिर इसी तरीके से ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब समझिएगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी लाइट सोर्स से कितनी चमक आ रही है, उस चमक को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, और उसको हम CD यानी कैंडेला से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब कैंडेला से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ में अब इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसे यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो इस पूरे सिस्टम को समझिएगा। अब 7 यूनिट तो इस तरीके से बना दी थी, फिर आप लोगों को पता होगा कि बाद में क्या हुआ, बाद में एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि ये 7 के बाद में 2 यूनिट और जोड़ी गई थी, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जो पूरे फिजिक्स में जितना भी यूनिट और मेजरमेंट वाला टॉपिक होता है, या जब भी हम यूनिट मतलब मेजरमेंट की बात करते हैं, उनके यूनिट्स की बात करते हैं, उनके डायमेंशंस फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूलेज और यही सारी चीजें आपके लिए यूज होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। अब इस एसआई सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो मैं हालांकि आप लोगों को बता ही चुका हूं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे सामने क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारे सामने, दैट इज मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक्स सिस्टम अभ्याल बताया कि सिर्फ बड़ी और छोटी यूनिट में अगर हमको कन्वर्ट करना है, एक से बड़ी यूनिट में या उससे छोटी यूनिट में जाना है, तो सिर्फ हमको 10 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा। अब यहां पर आगे हम चलते हैं कि कोहेरेंट सिस्टम यहां पर क्या है, ठीक है। तो कोहेरेंट सिस्टम, अब कोहेरेंट सिस्टम एक्चुअली क्या है, ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। In this system, all the derived unit are made by multiplication or division of single unit. No number is required to be remember. अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक यूनिट है, जैसे फोर्स, हाँ एक फोर्स अपन, तो एक फोर्स की यूनिट जो हमने बनी न्यूटन, लेकिन वो न्यूटन को हमको किस तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ा। तो देखिए कैसे, जो हमारे पास सिंपली अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि जो फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की यूनिट अगर हम बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हमको 1 न्यूटन को, तो हमने क्या करा,
कि फोर्स का जो सिंपली फॉर्मूला देखा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या करा, जब मुझे 1 न्यूटन को डिस्क्राइब कराना था, 1 न्यूटन को अगर मुझे बताना था, तो 1 न्यूटन को बताने के लिए एक्चुअली मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि इसके साथ में F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मैंने बोला कि मुझे 1 kg मास चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी मैंने कितना यूज करा, तो एक्सेलरेशन भी मैंने क्या करा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैंने 1 न्यूटन को इतने आसानी से डिस्क्राइब कर दिया, कितना आसानी से डिस्क्राइब कर दिया, इसका मतलब ऐसे कि जब आपको 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो मैंने बोला कि 1 न्यूटन फोर्स के लिए आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसका वेट हो जाए 1 kg। तो 1 kg मास वाला ऑब्जेक्ट को जब हम पीछे से पुश करेंगे और इसका एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तब इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो कितना होगा, तो वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन का। इसका मतलब क्या है कि जब हमने क्या करा, एक मास है, मास का वेट, मास कितना होना चाहिए 1 kg, और इसमें जब पीछे से हमने फोर्स लगाया तो फोर्स कितना डेवलप हुआ, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स डेवलप हुआ, तब इसका जो फोर्स आपने लगाया होगा वो फोर्स भी कितना होगा, 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नई यूनिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई स्पेशल कोई बड़ा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा नंबर याद करने की जरूरत नहीं। यानी हमने यूनिट कैसे, कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, जब नई यूनिट बना रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 4 किलो के पत्थर को मेरे को 1 किलोमीटर से या 1 मीटर पर सेकेंड से अगर मुझे धकाना है तो फोर्स इतना होगा। यानी सारे सिस्टम में हम सारी वैल्यूज कितने लेंगे, 1 1 1 लेंगे। समझ पा रहे हो ना कि सारे सिस्टम हम 1 1 1 लेंगे, तो एक्चुअली मेरे पास जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पर तो 1 ही आएगा। बस यूनिट आगे एक साथ में जुड़ते जाएगी, तो यूनिट हमारे साथ में आगे जुड़ती गई, तो इसकी यूनिट, इसको भी एक्चुअली 1 लिया था, तो ये kg और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इन दिस ऑल डिराइव्ड यूनिट आर मेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब यहां पर हम सिर्फ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको डिजिट तो हमेशा 1 मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में जो यूनिट का होगा वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में जैसा भी होगा वो उसकी यूनिट बनते जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले सकता हूं। जैसे वर्क की अगर हमने बात करी तो वर्क की यूनिट जो हमने बनाई थी वो 1 जूल बनी। अब 1 जूल वर्क हम किसको बोलेंगे, तो 1 जूल वर्क हम किसको बोलेंगे कि जब हमने किसी 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को जब हमने पीछे से पुश किया और पुश करने के बाद इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ और साथ ही साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ। तो सभी कुछ एक लिया ना कि 1 किलोग्राम का पत्थर था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब इन सब का जो इफेक्ट होगा या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम हुआ होगा वो 1 जूल के इक्वल हुआ होगा। तो समझ में आ रहा है, सबका 1 1 1 लिया। तो इस तरीके से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो डिराइव्ड यूनिट जूल है और उसमें सारी हमने सिंगल यूनिट ली है, यानी 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें हमने करी, तो इस तरीके से 1 जूल वर्क हमारे पास में आया। तो उम्मीद है बच्चों इस कोहेरेंट सिस्टम का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि एसआई सिस्टम में हमने जितने भी सिस्टम जो डिराइव्ड यूनिट बने इसी तरीके से हम सिर्फ 1 1 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बना लेते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे है हमारे पास दैट इज रेशनल सिस्टम। तो रेशनल सिस्टम क्या होता है, तो 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। अब रेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये सिस्टम नहीं बना था तो इससे पहले हमने क्या देखा था। तो मैं यहाँ पर ये इतनी चीजें रफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। तो कैसे, अब यहाँ पर समझिएगा कि रेशनल सिस्टम में अगर हम समझते हैं तो हमारे पास में जब हमने एनर्जी के टाइप्स देखे तो हमारे पास में एनर्जी के बहुत तरीके के टाइप दिखे। अब बहुत तरीके के टाइप्स दिखे, ठीक है। अब कैसे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में देखी, वर्क भी एक तरीके से एनर्जी है। तो हमने एक्चुअली क्या देखा, तो हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम मेजर करते हैं या कोई से छोटे अमाउंट में, तो वहां पर एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट वाले वोल्टेज के अंदर जब एक्सेलरेट कराते हैं तो उसके पास जो एनर्जी डेवलप होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हमने जूल से रिप्रेजेंट किया। फिर इसी तरीके से जब हम आगे आगे और आते गए तो हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को यहाँ पर हम जूल से, फिर साथ ही साथ में पानी की अगर बात करें तो पानी को हमने जब गर्म करा तो पानी को हमने इतना टेम्परेचर गर्म करा, मतलब पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हमने कैलोरी नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि है तो सब एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को अलग अलग टाइम पे एनर्जी का रूप बदल गया तो हमने भी यूनिट बदल दी। या पहले बदल देते थे कि जब पानी को हमने गर्म करा तो पानी को गर्म करने के लिए हीट, तो हीट इज अ यूनिट, हीट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद जब हम काम कर रहे हैं तो काम भी क्या है, वर्क भी क्या है, तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी है, तो फिर दोनों की अलग अलग यूनिट क्यों? तो इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई सिस्टम ने क्या करा, ऐसा कहा कि अब जिसकी जो एक ही टाइप का अगर कोई सिस्टम है और एक ही चीज की हम 2 अलग अलग यूनिट नहीं बनाएंगे, नहीं मानेंगे, हम उसकी एक ही यूनिट मानेंगे। तो इस तरीके से एनर्जी की एक ही यूनिट बनाई गई और जिसको मान्यता दी गई, दैट इज जूल। तो जूल को यानी अब अगर हम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को अगर मेजर करेंगे तो जूल से मेजर करेंगे, हीट एनर्जी को मेजर करेंगे तो जूल से मेजर करेंगे, यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या बन गई, तो वो जूल बन गई। तो इसी को बोलते हैं हम रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब अलग अलग एक ही चीज की अगर अलग अलग एक से ज्यादा यूनिट होगी तो हम उसको रैशनलाइज करके यानी कम से कम करके एक ही में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी क्या है कि जब हम प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकली कुछ यूनिट हमारे आसपास इतनी घुल मिल गई होती है कि हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर पाते, मतलब उसे एक ही यूनिट नहीं मान पाते। तो जैसे कि अब अभी भी हम आगे जाके देखेंगे कि जब हम पानी को बॉयल होते हुए देखेंगे तो वहाँ कैलोरी भी पढ़ना पड़ेगी और जूल भी पढ़ना पड़ेगी, और हमको इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो आपको मेन मोटो समझाने का था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल सिस्टम, तो उम्मीद है समझ में आया कि एक स्पेशल टाइप की यूनिट के लिए सिर्फ एक ही टाइप की यूनिट, मतलब एक स्पेशल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट बननी चाहिए। फिर साथ ही साथ में अगला 4th, ये यूनिट इजी है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है फॉर ऑल ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की जितनी भी ब्रांच पढ़ते हैं हम, ये अगर आप जब 11th क्लास में ये सिस्टम को पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके जैसे ही आप जाओगे तो कोई एरोनॉटिक्स में जाए, कोई स्पेस वर्ल्ड में जाए, यानी कोई किसी भी यूनिट में जाए, उनका बेसिक सिस्टम यही कहलाएगा। यानी ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई फिजिक्स की किसी भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा सिस्टम काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थे एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।